हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKPM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए फिर से हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जैकपॉट में 5 नंबर का क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले यदि आपने लास्ट का 4 चैप्टर नहीं देखा है जिससे 20 नंबर का आएगा कम से कम, तो उसे भी जाके देख सकते हैं। वो वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर के लिए। ठीक है, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 1 मार्क्स का और 3 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बनी रहिएगा लास्ट तक। हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है गॉस लॉ का यूज करते हुए, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर, अब किस किस पॉइंट पर है, आउटसाइड द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल और इनसाइड द सेल। तो सबसे पहले गॉस लॉ क्या होता है इसे समझ लीजिए। ई डॉट डी ए का जब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो आता है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो फ्लक्स को डिनोट करता है। ई डॉट डी ए जो है वो क्या है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स किसके बराबर होता है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को यदि आप ध्यान से देखें तो अब किसी भी तरह का सरफेस ले लें, जैसे एक सरफेस इस तरह का हो गया, मान लीजिए यहाँ क्यू चार्ज है, और एक सरफेस यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है। तो इसके द्वारा जो फ्लक्स होगा और इसके द्वारा जो फ्लक्स होगा वो दोनों सेम होगा, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो है गॉस लॉ। अब उसी का यूज करना है और यहाँ पर इसका डेरिवेशन करना है। तो देखिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के बारे में बात करता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और स्फेरिकल सेल है। तो यूनिफॉर्मली मतलब क्या है, एक तरह से यदि हम ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे तो आपको एक स्फीयर का शेप दिखेगा। आपको आउटसाइड द सेल कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू, फिर ऑन द सरफेस कैलकुलेट करना और इनसाइड द सेल कैलकुलेट करना है, और साथ साथ में आपको एक ग्राफ बना के भी बताना है। तो देखिए, स्फेरिकल सेल होगा तो हम लोग एक क्या चूज करेंगे, गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। याद रखना है, गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। इस तरह से चूज करेंगे ताकि हम उसका जो एरिया है वो बहुत ही आसानी से क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। ठीक, तो सबसे पहले देखिए डायग्राम बनाएंगे। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, हम लोग इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। आप स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो कम से कम इतना लिख दीजिएगा कि सपोज दैट अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ प्लस क्यू चार्ज, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आपको 3 जगह पे निकालना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट P है उसको आउटसाइड द स्फेरिकल सेल ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट P को क्या ले लेते हैं, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको इतना स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है। आप क्या करें, एक स्फेरिकल सेल लें। तो देखिए, सबसे पहले एक स्फेरिकल सेल ले लिए हम लोग। उसके बाद क्या बोले थे, एक गॉसियन सरफेस चूज कीजिए। तो देखिए, बाहर में एक गॉसियन सरफेस चूज किया गया है आपके पास। बाहर में क्या है, एक गॉसियन सरफेस चूज किया गया है, मतलब जो पॉइंट P था इस पे निकालना था और यहाँ पर हमें गॉसियन सरफेस चूज किए। तो देखिए, गॉसियन सरफेस जब चूज किए तो यहाँ पर जो r है, जो बाहर वाला पॉइंट है स्मॉल r, वो बड़ा है स्फेरिकल सेल के कंपेरिजन में। ठीक है, अब इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो गॉसियन सरफेस चूज किया, देखिए यहाँ पे डायग्राम में लिख दिए। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर, और जो प्लस है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो जो ई डॉट डी एस है या फिर ई डॉट डी ए जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। तो कॉस थीटा मतलब कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ई डी ए कॉस थीटा जो होगा वो ई इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब डी ए का बारे में बात करेंगे तो अब इसका जब साइक्लिक इंटीग्रल आप पूरा करेंगे, स्फीयर है तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और आप बोलेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर तो हो गया, तो कौन सा सरफेस हम चूज करेंगे, मतलब कौन सा एरिया। तो आप सोचिए आप कौन सा पॉइंट लेने का कोशिश किए हैं, बाहर वाला, तो बाहर वाला का एरिया लेंगे। अब ये किसके बराबर होता है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पूरा चार्ज का वैल्यू कितना है, क्यू है। कितना चार्ज है, क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, डिवाइडेड में। तो देखिए बस इसी को लिख देना है, ई डॉट डी एस जो नेट फ्लक्स पास होगा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा बराबर 0, मतलब थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर आ जाएगा आपके पास क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ही निकल गया। अब बात करेंगे सर सरफेस पर कितना होगा। तो सरफेस पर सोचिए, सरफेस पर यदि आप चूज करेंगे तो सरफेस पर क्या होगा, आर और आर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब सरफेस पर यदि आप चूज करते हैं तो आर और आर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सरफेस पर चेंजेस क्या होगा सिर्फ कि ये जो आर है वो दोनों आर बराबर हो जाएगा। तो इस आर के जगह पर आपको कैपिटल आर पुट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए,
तो सरफेस पर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए सरफेस पर हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जब हम लिख देंगे R बराबर R सरफेस पर, तो वो जो फॉर्मूला आया था हम लोग के पास, कितना फॉर्मूला आया था हम लोग के पास? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर था, स्मॉल r था, सॉरी स्मॉल r था, तो यहाँ पे कैपिटल R से रिप्लेस हो जाएगा, तो 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो गया, सरफेस पर निकल गया। अब कोई पूछेगा अंदर में कितना होगा, तो सोचिए अंदर में यदि हम निकालेंगे, अब इसके आपके ऊपर स्फेरिकल चार्ज है जो यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर में कोई पॉइंट हम लेंगे, तो अंदर में एक पॉइंट चूज करते हैं जिसका रेडियस स्मॉल r होगा, जिसका रेडियस क्या होगा? स्मॉल r, ये रेडियस स्मॉल r और ये वाला जो रेडियस था वो कितना था? कैपिटल R था अंदर में। तो आप सोचिए फॉर्मूला क्या बोलता है आपके पास, ये जो फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इधर क्या था? Q इनक्लोज था और डिवाइडेड बाई क्या था? एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज, अंदर में कितना चार्ज बच रहा है? 0, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया? 0। अब इधर 0 हो गया, तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर 0 है, इसका मतलब एरिया तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या 0 है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। अब इसी का ग्राफ बनाएंगे, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बाद में। तो बस इसी डायग्राम को यहाँ पे लिख देना है। ध्यान रखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन का बात कर रहे हैं हम लोग। तो देख लीजिए E इंटू 4 पाई R स्क्वायर 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। इसका वेरिएशन कैसे होगा? तो स्टार्टिंग से लेकर जब तक सरफेस तक नहीं पहुंचे, सरफेस के अंदर तक, ये क्या होगा? 0 होगा। और जब R होगा तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और उसका वैल्यू कितना होगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, उसका वैल्यू ये हो जाएगा। इसके बाद ये किसका वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटेगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि E बराबर क्या है हम लोग के पास? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर E जो है इस लाइन के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर के। ये डेरिवेशन हो गया आपका यहाँ पर खत्म। ठीक, अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द केस ऑफ, किस किस केस में ड्रॉ करना है? सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए और इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, और साथ साथ में इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज भी लिखना है। तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल नाम ही है इक्वी, मतलब जहां पर सेम हो। क्या सेम हो? पोटेंशियल सेम हो। तो ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम हो वैसा सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अ सरफेस विथ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस इज डिफाइंड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना है सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, तो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ध्यान देना है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फीयर बनाते जाइए, बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कर सकते हैं आप? ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऐसे ड्रॉ हो गया, इस तरह से आप इक्विपोटेंशियल ड्रॉ कर दिया। दूसरा क्या बोला था? इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे उसके परपेंडिकुलर एक सरफेस बना दीजिए। मतलब जैसे कि मान लीजिए ऐसे करके हम जा रहे थे, इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस बना देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, हो गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन एडजॉइंग फिगर, इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज का बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या होगा? आप सोचिए, पोटेंशियल में चेंज होगा तभी वर्क डन होगा, तो वर्क डन होगा ही नहीं। पहला केस, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल, यदि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, अभी हम लोग देखे थे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा था? स्फेरिकल था। अगला, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, अभी भी इसी के बारे में बात किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, आप कोई भी 2 आसानी से याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो ये क्वेश्चन है क्या है? किरचॉफ्स लॉ को डिसाइड, मतलब बताना है कि किरचॉफ्स लॉ होता क्या है। स्टेट किरचॉफ्स रूल, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाइड। किरचॉफ्स रूल क्या होता है? तो किरचॉफ्स रूल 2 तरह का होता है, एक होता है केसीएल और एक होता है केवीएल।
इसी को हम लोग किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी बोलते हैं, और किरचॉफ्स जो लूप लॉ रूल है उसको केवीएल बोलते हैं। केसीएल और केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एट एनी जंक्शन, ये देखिए क्या बोलता है, एट एनी जंक्शन, जैसे ये जंक्शन है मान लीजिए, तो इधर से करंट आया I और इधर से दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया, मान लीजिए I1 में और I2 में। तो डिवाइडेड यदि हो जाता है तो यहाँ पर I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। या फिर बोल सकते हैं यदि हम सबका सम करते हैं, सबका क्या करते हैं सम, जैसे I1 I2 को इधर लेकर जाइए, तो I1 इधर I2 इधर, इधर क्या बचा 0। तो जितना इन हुआ और जितना आउट हुआ, मतलब इन करंट और आउट करंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब जंक्शन पर जो करंट का सम होगा वो 0 हो जाएगा। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर जिसको हम लोग किरचॉफ्स लूप लॉ बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो अलजेब्रिक सम होता है पोटेंशियल का, वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब जहाँ से हम चलना स्टार्ट किए यदि हम वहीं पर आ जाएंगे, सोचिए जहाँ से हम चलना स्टार्ट किए वहीं पर फिर से घूम के आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, जो डिफरेंस होगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर एंड सेल इज 0। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। पहला जो लॉ है वो किस पे बेस्ड था, ये पूछना जाता है केसीएल, तो केसीएल बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। और केवीएल किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। केसीएल किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, केवीएल किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब हम लोग वैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं, जो मान लीजिए कि कंफर्म उसमें से कोई एक तो आएगा ही। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए। तीन में से कोई एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, तीन में से एक क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है। तो उसी क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसी जनरेटर का। ठीक है, सबसे पहले किसका बात करते हैं, एसी जनरेटर। आपका हैंड रिटन नोट्स भी लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप इसी को पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। और सबसे शॉर्ट समरी में लिखा गया है, मतलब आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको उतना मार्क्स मिल जाएगा, इससे ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसी जनरेटर क्या होता है। तो जनरेटर तो सबको ही देखा है, क्या करते हैं हम लोग उसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम उसको घुमाते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ऐसा करंट जो चेंज होते रहता है। अब क्या चेंज करते रहता है, अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन में चेंज मैग्नीट्यूड ऑल्सो। जैसे हम लोग घर में आता है जो इलेक्ट्रिक मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो आता है वो 50 हर्ट्ज का होता है, मतलब वो 1 सेकंड में 50 बार प्लस और 50 बार माइनस होता है, मतलब उसका साइकिल हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है। अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपसे पूछ सकता है प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल बताइए कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो आपको सिंपल एक वर्ड में यदि पूछा, एक नंबर में, आपको सिंपली लिखना है इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये बोलता है कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजेस आएगा तो उसके कारण क्या जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। और यदि ये क्लोज सरफेस में होगा, मतलब क्लोज लूप में होगा, तो वहाँ इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट हो जाएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो भी चेंज होगा। लिंक्ड विथ अ कंडक्टिंग कॉइल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड, इफ क्लोज सर्किट देन इंड्यूस्ड करंट आल्सो जनरेटेड। याद रखना है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये तीन में से एक सवाल तो आपका कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। यदि दो मिल जाए तो समझ जाइए, बढ़िया है, नसीब अच्छा है। प्रिंसिपल में इतना लिख देना है, ठीक है। अब आएगा आपका कंस्ट्रक्शंस, क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है यदि हम बात करते हैं तो, क्योंकि याद रखने में भी दिक्कत होता है सबको। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, जो जो आप यूज किए हैं उसके बारे में लिख दीजिए और डायग्राम बना दीजिए। तो आपको सबसे पहले एक मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखना है। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल रखेंगे तो वहाँ पर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ध्यान रखना है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे सर, तो नॉर्थ मतलब एन से निकलेगा, क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड, किधर जाएगा, साउथ की ओर। यहाँ पर एक आर्मेचर कॉइल लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है सर, आर्मेचर कॉइल लगा हुआ होता है। और यहाँ पर हम एक्सेल लगा के रखते हैं जिससे हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। आर्मेचर कॉइल कॉपर का होता है, नहीं तो सॉफ्ट आयरन कोर का होता है। अब सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं सर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने से क्या होता है, हम लोग का जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक अलाइनमेंट में आ जाता है, मतलब बाहर नहीं जाता है, लॉस कम होता है।
अब ये जो आर्मेचर कॉइल था मेरा, ठीक है, आर्मेचर कॉइल जो घूमने वाला कॉइल था उसको स्लिप रिंग से ऐड करते हैं। तो स्लिप रिंग कितने तरह का होता है, कितना स्लिप रिंग यूज करते हैं हम लोग, 2, एक स्लिप रिंग 1 और एक स्लिप रिंग 2। तो इसका नाम दे दिया S1 और S2। क्या नाम दे दिया कि S1 और S2। अब ये जो स्लिप रिंग है वो ब्रश से जुड़ा हुआ रहता है। किसका ब्रश, कार्बन का ब्रश होता है, ठीक है। इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है कि जब ये रोटेट करेगा तो इसमें तार वगैरह उलझ ना जाए, ठीक है। तो ब्रश हो गया B1 और B2, और साइड में इधर लोड लगा हुआ है जो एक मतलब हमको कैलकुलेट करके पता चल सकता है कि कितना लोड प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो हम लोग जान सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो स्लिप रिंग लगा हुआ है उसका क्या काम है। तो याद रखना है स्लिप रिंग जो है, देखिए आर्मेचर कॉइल इधर है और इधर क्या है, ब्रश। तो स्लिप रिंग का काम है कि आर्मेचर कॉइल और कार्बन ब्रश के बीच में कॉन्टैक्ट को बनाए रखना। देखिए S1 S2 लिख देना है। स्लिप रिंग कॉपर का बना होता है। मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रश। अब ब्रश का काम क्या है, B1 और B2 का काम क्या है। तो B1 और B2 को ध्यान से देखिए, स्लिप रिंग को और बाहर जो लोड है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। तो कार्बन ब्रशेस मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन रिंग्स एंड लोड। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। प्रिंसिपल लिख दिया आप, कंस्ट्रक्शंस लिख दिए, सबके बारे में लिख सकते हैं। एक्सेल क्या होता है, जिसके अराउंड में क्या होता है, आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है। अब आपका बारी आता है वर्किंग लिखने का। किसका बारी आता है, वर्किंग लिखने का। तो वर्किंग किस तरह से लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं तो स्टार्ट हम वहाँ से कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो आर्मेचर कॉइल है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर बनेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में एंगल कितना है, 0, जब t बराबर 0 था। तो प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मतलब एक तरह से समझिए कि ये प्लेन है और इधर है मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर भी यही बनेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब क्या किए, अब इसको घुमाएंगे, घुमाए तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा था, या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोल लीजिए। यहाँ पर जो है वो ओमेगा से रोटेट हो रहा है, वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको जब रोटेट किए हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी, अब इसको जब रोटेट किए हम लोग तो कुछ समय के बाद, तो लिख देना है आपका टाइम t, इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा। कुछ समय के बाद ये एंगल थीटा से रोटेट हो गया। अब यदि रोटेट हुआ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन एरिया वेक्टर इसका चेंज हो गया, जिसके कारण एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कुछ आया, ठीक है। टी टाइम के बाद एंगल आया, मान लेते हैं थीटा। अब कॉइल कितना रोटेट किया, तो लेट अस से कॉइल रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा से रोटेट किया था। अब जैसे हम लोग वेलोसिटी निकालते थे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकालते थे, तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाय टी हो जाएगा। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टी जो है वो क्या है, टाइम है। तो थीटा बराबर कितना हो गया, ओमेगा टी हो गया आपका। यहाँ से थीटा देखेंगे तो ओमेगा टी हो गया, ठीक। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए। तो बी डॉट ए करेंगे तो बी ए कॉस थीटा होगा, और थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो कितना गया, फ्लक्स बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या बात किए थे कि फ्लक्स में चेंज करना है। फ्लक्स में क्या करना है, चेंज करना है। फ्लक्स में जब चेंज होगा तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए। फ्लक्स को यदि हम चेंज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए उससे पहले हम लोग क्या किए, मान लेते हैं जो आर्मेचर कॉइल था उसमें n टर्न्स था, तो जो नेट टोटल फ्लक्स होगा जिसको हम लोग फाई नेट बोलेंगे, तो बी ए कॉस ओमेगा टी में कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का बात करते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स में जो चेंज होगा उसी कारण तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बोले हाँ, अभी तो स्टेटमेंट था उसका प्रिंसिपल किसका, एसी जनरेटर का। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी। अब फाई जो है उसको यदि आप ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसमें जो एन बी ए वाला पार्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो एन बी ए को क्या कर दिए, बाहर कर दिए। सिर्फ डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, कॉस ओमेगा टी का होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। अब कॉस ओमेगा टी का होगा तो कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन, मतलब कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ ओमेगा टी है और डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब बाद में फिर ओमेगा टी का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। तो कॉस ओमेगा टी का हुआ माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का हुआ तो वहाँ से आया ओमेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस एक पहले से था और एक माइनस डिफ्रेंसिएशन में आया, तो माइनस माइनस इसको क्या बना दिया, प्लस। अब क्या क्या कांस्टेंट बच गया, एन बी ए ओमेगा। तो एन बी ए ओमेगा एक साथ, तो साथ में बचा साइन ओमेगा टी। इसको यदि हम ध्यान से देखें तो सब कांस्टेंट है और इसको हम लोग मान लेते हैं ई नॉट। ई नॉट क्यों मान लिए, क्योंकि यहाँ समझिए साइन ओमेगा टी है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तो ये जो वैल्यू मिलेगा ई नॉट वो मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होगा वो क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी।
अब यहीं से आएगा कि सर इंड्यूस्ड करंट भी बता दीजिए तो करंट बराबर क्या होता है V बाय आर, तो V बाय आर मतलब एप्सिलॉन बाय आर, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी हुआ और डिवाइडेड बाय आर है, और ई नॉट बाय आर को क्या लिख सकते हैं हम आई नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया आई बराबर इंड्यूस्ड करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसी को ग्राफ में यदि हम देखना चाहें आई और एंगल के साथ, तो देखिए आई जो है वो किसके साथ है, साइन के जैसा ग्राफ है, तो साइन का ग्राफ बना दीजिए एक बार। क्या करना है, साइन का ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब साइन का ग्राफ ड्रॉ हो गया तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, आई नॉट होगा, और वो कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको यदि हम आप गौर करें तो 4 अलग अलग पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 90 फिर 180 होगा फिर 270 होगा फिर 360 होगा, मतलब 4 क्वाड्रेंट में हम इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। पहला टाइम जो है टोटल एक पीरियड मतलब पूरा एक पार्ट होने में कितना टाइम लगता है टी, तो उसको 4 पार्ट में बांट कर दिया, T/4 फिर T/4 तो कितना हो जाएगा T/2 हो जाएगा, फिर T/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3T/4, फिर T/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा T हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एसी जनरेटर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना है एसी जनरेटर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की ओर। इधर आगे बढ़ते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की ओर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है उसके बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली छोटा सा जो डिफ्लेक्शन होता है उसको मेजर कर लेता है। डिटेक्ट स्मॉल करंट, मेजर और डिटेक्ट, या तो मेजर करता है या फिर डिटेक्ट करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल का। तो सर इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले यही तो पूछेगा ना। तो इसका प्रिंसिपल्स लिखना है कि यदि हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। द मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मतलब कितना मैग्नीट्यूड होगा उस टॉर्क का वो डिपेंड करता है कि करंट का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है। बस यही चीज़ को लिखना है। अब हम लोग उसको लिखने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, वी चूज अ कॉइल हैविंग मेनी टर्न्स प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल चूज करते हैं जिसमें बहुत सारा टर्न है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। When the current to be measured is sent to the coil, a torque act on coil which rotate the coil. एक टॉर्क एक्ट होगा कॉइल के ऊपर जो कॉइल को क्या करेगा, घुमाने का काम करेगा। We use a pointer and scale to obtain this rotation of coil. हम लोग पॉइंटर और स्केल का यूज करते हैं ताकि हम पता कर सकें ये जो रोटेशन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो कितना हो रहा है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा टॉर्क बनेगा, और उतना ज़्यादा टॉर्क बनेगा तो डिफ्लेक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब स्केल पर ज़्यादा अच्छा रीडिंग देखने को मिलेगा। याद रखना, मोर द करंट मोर इज टॉर्क, मोर इज डिफ्लेक्शन, मोर इज रीडिंग ऑन स्केल। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको पूछेगा इसका कंस्ट्रक्शंस क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शंस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड एरिया चूज करने वाले हैं हम लोग, मतलब मैग्नेट हमको जनरेट करना है तो एक लेंगे हम लोग मैग्नेट जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा, साउथ पोल। यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कॉइल होगा उसमें बहुत सारा टर्न्स होगा, तो कॉइल को इस तरह से यहाँ पे रखना है ताकि हम लोग को बहुत सारा जो टर्न्स है वो आसानी से यहाँ पे विजिबल हो। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारा टर्न्स लगा हुआ है तो कुछ टर्न्स हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो टर्न्स है वो किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर स्प्रिंग से, और इधर क्या लगा हुआ है, एक टर्मिनल लगा हुआ है। और ऊपर में भी इसको जब लगाया गया तो ऊपर में एक टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ से करंट आ रहा है। उसके ऊपर में एक बहुत पतला सा फाइन वायर लगा हुआ है जो इसको कनेक्ट करके रखा है। यहाँ पे जो कॉइल है उसमें एन टर्न्स है, और जो वायर यहाँ पे यूज किया गया है वो कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब कवर्ड होना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ बात ध्यान रखना है कि जो लूप है वो एरिया वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। जो लूप है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये जो लूप यहाँ पे कॉइल है उसका जो एरिया है वो हम ए ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। अब टॉर्क बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, एम बी साइन थीटा। ये याद रखना है आपको यहाँ पर लिखते समय डायरेक्टली। वैसे इसका भी डेरिवेशन होता है लेकिन यहाँ पर हम उसका डेरिवेशन थोड़ी ना कर रहे हैं, हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को समझ रहे हैं। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, एम बी साइन थीटा।
अब टॉर्क बराबर यदि m भी साइन थीटा हो गया तो m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, अब मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब यहाँ पे वही स्टेटमेंट को लिखना है। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, आई ए होता है, लेकिन n टर्न्स है तो एन आई ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एन आई ए। तो टॉर्क बराबर m की जगह लिख दिया एन आई ए, और b साइन थीटा तो था ही। अब एक एक करके डिफाइन कर देंगे। n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, i जो है करंट इन ईच कॉइल है, a जो है एरिया ऑफ ईच कॉइल है, b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा जो है एंगल बिटवीन a एंड b है। a एंड b कहने का मतलब एरिया वेक्टर और b कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यदि a नहीं लिख रहे हैं हम लोग एरिया वेक्टर, तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और b के बीच में ये मतलब एंगल दिया हुआ है। ठीक, अब ये हो गया। अब सोचिए ये जब स्प्रिंग रोटेट होगा तो स्प्रिंग रोटेट होगा तो स्प्रिंग के अंदर एक टॉर्क जनरेट होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। वो अपने आप को क्या करना चाहेगा, रीस्टोर करना चाहेगा। खुद सोचिए किसी स्प्रिंग को आप पकड़ के घुमाइएगा तो स्प्रिंग चाहेगा कि हम फिर से उसी पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो अप्लाइंग टॉर्क है और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बस उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ तक यदि आप समझ गए तो आगे बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। तो स्टेटमेंट के तौर पर जो लिखा हुआ उसको हम लोग पढ़ते हैं। द कॉइल रोटेट, द फाइन वायर एंड स्प्रिंग स्टार्ट ट्विस्टिंग, दोनों ट्विस्ट होना स्टार्ट होगा। दिस डेवलप अ रीस्टोरिंग टॉर्क, वो क्या डेवलप करेगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। कहाँ डेवलप करेगा, इन फाइन वायर एंड स्प्रिंग। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क कुछ तो होगा, तो हम उसको लिखे के फाई। अब बात आ रहा है सर यहाँ के क्या है, तो के जो है वो है टॉर्सनल कोफिशिएंट, स्प्रिंग का अपना टॉर्सनल कोफिशिएंट, मतलब कितना तक ट्विस्ट हो सकता है, और जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे 1 डिग्री मान लेते हैं, दिया हुआ है टॉर्सनल कोफिशिएंट है, तो 1 डिग्री में कितना रिस्टोर होता है, के। तो 2 डिग्री में कितना होगा, 2 के। तो 5 डिग्री हम मान रहे हैं तो कितना रिस्टोर हुआ होगा, 5 के। तो इसलिए रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो गया, के 5। अब दोनों को क्या करना है, इक्वेट। एज द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग, रिस्टोरिंग टॉर्क इन द फाइन वायर एंड स्प्रिंग कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे रोटेट करते जाएगा वैसे वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जो अप्लाइड टॉर्क जो करंट के कारण है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो दोनों को क्या कर देगा, सेम कर देगा। अप्लाइड टॉर्क क्या था, एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी क्या था, साइन थीटा, और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या था, के 5। दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। दोनों क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अब इक्वल यदि होगा तो हमको आई चाहिए, आई के अलावा जो कुछ है यहाँ पर एन ए बी साइन थीटा सबको उधर भेजना पड़ेगा, तो हम सबको उधर भेज दिए। अब यहाँ पे यदि देखें तो के एन ए बी जो है वो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे कर रहा है, फाई पर और साइन थीटा पर। तो यहाँ से हम लोग के पास आ गया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा। लेकिन हमको साइन थीटा पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए कि आई जो है वो फाई पर डिपेंड करे। ठीक है, ज़्यादा का ये चाहिए हमको। इसको चाहने के लिए, इस साइन थीटा को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन थीटा को रिमूव करने के लिए हम लोग रेडियल फील्ड चूज करते हैं। क्या चूज करते हैं, रेडियल फील्ड चूज करते हैं। रेडियल फील्ड क्या होगा और कैसे हम लोग यहाँ पे बना पाएंगे, तो रेडियल फील्ड चूज करने के लिए हम लोग को जो मैग्नेट लेना पड़ेगा वो सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेना पड़ेगा। दूसरा जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट होगा उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो सॉफ्ट आयरन कोर का होना चाहिए। सिलेंड्रिकल लेने से बेनिफिट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो करंट का लूप है वो बी के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये टॉप व्यू दिख रहा है आपको, सिलेंड्रिकल लिए हैं यदि हम, तो यहाँ पर हम लोग को इस तरह से हमको दिखेगा उसके बीच में। अब इसके बीच में जो एरिया वेक्टर जो प्लेन है जिसमें करंट है, ठीक है, एरिया वेक्टर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा हमको, और मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो दोनों किसी भी सिचुएशन में आप चल जाइए तो आपका जो एरिया वेक्टर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बीच में हमेशा एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अब यदि एंगल 90 बन गया तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो इन एनी सिचुएशन इनसाइड रेडियल फील्ड एरिया वेक्टर एंड बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 डिग्री और साइन 90 कितना होता है, 1। अब साइन 90 जैसे 1 लिखेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा था के फाई डिवाइडेड बाई एन ए बी साइन थीटा वो सिर्फ बन जाएगा एन ए बी। अब यहाँ से यदि देखें तो के एन ए बी सब कांस्टेंट है, तो आई जो है वो किस पर डिपेंडेंट हो गया, सिर्फ और सिर्फ फाई पर डिपेंडेंट हो गया। मतलब कितना डिफ्लेक्ट, कितना आप उसको ट्विस्ट करते हैं, कितना आप उसको ट्विस्ट करते हैं। तो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर
यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, सॉफ्ट आयरन कोर कहीं क्यों लिया, तो सॉफ्ट आयरन कोर एक स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है जो फोर्स करता है कि सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे पास हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर उधर ना जाए, वहीं से पास होए। ठीक, ये हो गया आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। इसके बारे में और क्या क्या पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिए आपसे इसमें पूछ सकता है कि इसमें सेंसिटिविटी कितना है, इसका क्या पूछ सकता है, सेंसिटिविटी के बारे में बात किया जाता है। अब देखिए सेंसिटिविटी वर्ड आ गया, ऐसा डेरिवेशन हो गया आपका, उतना ही लिख सकते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी यदि भी पूछ दिया वहाँ पे आपका, वहाँ पे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शंस वर्किंग सब हो चुका। अब सेंसिटिविटी भी पूछ दिया मान लीजिए, तो सेंसिटिविटी के केस में क्या करेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो तुरंत सेंसिटिव हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा भी कुछ बाहर में होता है तो इसको चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो गैल्वेनोमीटर सेड टू बी सेंसिटिव व्हेन इट शो लार्ज डिफ्लेक्शन इवन व्हेन ए स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट। इससे थोड़ा सा भी करंट पास होगा तो यदि डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये सेंसिटिव है। स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड थ्रू इट, इसमें स्मॉल वोल्टेज भी देंगे तो भी चेंजेस हो रहा है। अब यहाँ पे दो तरह का सेंसिटिविटी है, पहला है करंट सेंसिटिविटी और दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, आपको जो फ्लक्स मिल रहा था, ठीक है, उसको यदि हम phi/I निकाल लेते हैं वहाँ से तो हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, जब इससे यूनिट करंट पास होता है। तो NIA बराबर क्या था, K phi, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए phi/I, तो I को उधर लेके चल जाते तो क्या बचेगा NAB/K, क्या बचा NAB/K। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि N को यदि बढ़ाएंगे तो E बढ़ेगा, A को भी बढ़ाने में बढ़ेगा, B को भी बढ़ाने पे बढ़ेगा, लेकिन K को घटाने पर ये बढ़ेगा। तो सेंसिटिविटी यदि बढ़ाना है तो N को बढ़ाना पड़ेगा, A को बढ़ाना पड़ेगा, B को, और K को घटाना पड़ेगा। K घटाने के लिए हम लोग को जो मेटल है, मतलब K क्या है यहाँ पर याद रखना है, टॉर्सनल कोफिशिएंट है ना, तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो किस तरह का यूज कर सकते हैं, जैसे फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज कर सकते हैं या फिर क्वार्ट्ज का वायर यूज कर सकते हैं, क्वार्ट्ज मटेरियल का वायर यूज कर सकते हैं। ठीक, अब अगला है वोल्टेज सेंसिटिविटी। जिस तरह वहाँ पर करंट का था उसी तरह यहाँ पर वोल्टेज का होगा, तो phi/V जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज का होगा। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, और NIAB बराबर क्या है मेरे पास, K phi। तब सोचिए फाई कितना है, फाई का वैल्यू कितना है NAB, फाई का वैल्यू कितना है NIAB डिवाइडेड बाय K, और इसको कितना डिवाइड करना है, फाई से, मतलब V से, तो V का वैल्यू कितना होता है, इधर भी डिवाइड यदि हम लिखेंगे तो V का वैल्यू IR, तो एक I से एक I क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच जाएगा NAB/KR बच जाएगा। अब यहाँ पे NCERT में एक लाइन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग करंट सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं एंड स्टिल वोल्टेज सेंसिटिविटी डू नॉट इंक्रीज। करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेजेस का यदि हम बात करते हैं, जैसा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है कॉइल में और वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट पासिंग थ्रू इट, कितना करंट पास हो रहा है, सो लीनियर स्केल कैन बी यूज टू मेजर द डिफ्लेक्शन। एक लीनियर स्केल से काम हो जाएगा जिससे कि हम इस डिफ्लेक्शन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट तो हम लोग लिख ही चुके हैं कि ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है तो NBA को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और K को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस का बात करते हैं तो बहुत आसानी से डैमेज किया जा सकता है यदि हम इसको ओवरलोड कर देते हैं। तो इस तरह से आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर की ओर, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर अब देखे होंगे एक ऐसा डिवाइस होता है जो बेसिकली वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर घटाता है। हम लोग के घर में भी छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता था पहले, जब लोडिंग वगैरह कम होता था, या फिर अभी भी लगा हुआ रहता है जब आप AC फ्रीज वगैरह ज़्यादा लोड का सामान चलाते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबसे पहले एक ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। जो लो वोल्टेज को हाई कर दे, मतलब लो वोल्टेज को बढ़ा के दिखाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, जो लो वोल्टेज को बढ़ा के हाई कर दे उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो बढ़ा दिया, स्टेप अप कर दिया, और जो हाई को लो कर दे, जो हाई को क्या कर दे, लो कर दे, हाई वोल्टेज को लो कर दे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लो वोल्टेज कर दे, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ध्यान रखना है, उसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सर ये लो वोल्टेज को हाई कर दे रहा है तो क्या यहाँ पर एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो फेल हो जा रहा है? तो आपको लिखना है नहीं, एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं फेल हो रहा है। क्यों नहीं फेल हो रहा है सर? क्योंकि पावर जो है वो सेम है। करता क्या है, ये यदि हाई वोल्टेज हुआ तो करंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और यहाँ पर यदि लो वोल्टेज हुआ तो मतलब करंट का जो वैल्यू होता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। पावर बराबर होता है ना VI, तो इसी प्रिंसिपल पर ये हमेशा पावर जो है कांस्टेंट ही रहता है। यदि V बढ़ेगा तो I को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यदि V घटेगा तो I को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यदि कोई पूछे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या ये वायलेट करता है, तो बोलना नहीं, ये कभी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता है। इसका प्रिंसिपल तो ये भी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एक कॉइल में यदि कोई चेंजेस हुआ और उसमें कोई चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स में हुआ तो दूसरा कॉइल में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। अब आपके बारे में बात करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस किस तरह से होगा। तो कंस्ट्रक्शंस अच्छा से बनाना है, ध्यान देना है। आपको सबसे पहले क्या लेना है, सॉफ्ट आयरन कोर लेना है। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है जिसमें आप लिए सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक, इधर आपको बहुत सारा टर्न लगाना है। बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो क्योंकि इधर होता है प्राइमरी कॉइल। क्या होता है, प्राइमरी कॉइल। तो इधर बना दिया प्राइमरी कॉइल बना दिया, जो जनरली कॉपर का होता है। इसके दूसरे साइड में क्या बनाना है आपको, सेकेंडरी कॉइल बनाना है। क्या बनाना है, सेकेंडरी कॉइल बनाना है। ठीक, सेकेंडरी कॉइल जो होता है वो किसका होता है, कॉपर का ही होगा। ठीक है, एक तरफ मेरा वोल्टेज इनपुट होगा और एक तरफ मेरा वोल्टेज आउटपुट होगा। इस तरह से यहीं पर लिख देना है। सॉफ्ट आयरन कोर है। अब जो प्राइमरी कॉइल है उसका NP लिखते हैं वहाँ पर। NP क्या डिनोट करता है सर, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। और सेकेंडरी कॉइल के लिए NS यूज कर लेते हैं, जो बताता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो कॉइल है उसका जो एरिया वेक्टर है वो फिक्स है कि A ही लिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को एक फिक्स डायरेक्शन प्रोवाइड कर देना। यहाँ गया तो आगे भेज दिया, फिर आगे भेज दिया, एक सर्कुलर, मतलब इसी के अंदर रहने बोलेगा, बाहर जाने नहीं देगा। तो आप इस तरह करके एग्जाम में इस तरह का ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, 1 या 2 लाइन, जिधर से चल रहा था उसी तरह से आ गया। देखिए, ऐसे एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए उसको। ठीक है, क्या कर दिए, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, हम लोग को पता है फ्लक्स जो होता है वो B डॉट A होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट लेंगे। अब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, और फ्लक्स वेरिएबल होने के कारण ही सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं, वर्किंग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, वर्किंग। तो वर्किंग में सबसे पहला प्राइमरी कॉइल का एक टर्न में कितना फ्लक्स है वो देखते हैं। तो उसको हम लोग ले लिए फाई। फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी और फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ जो सेकेंडरी है वो कितना है, फाई है। एक टर्न में दोनों सेम है। तो सर अंदर कैसे होगा, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी में और कितना नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी में, उसी के कारण डिफरेंस होगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा प्राइमरी में वो क्या होगा, प्राइमरी के लिए हम लिख दिए 5P, ध्यान रखना है P फॉर प्राइमरी। तो 5 था एक में, तो NP5 हो जाएगा, N5 होता है टोटल जब हम निकालते हैं तो प्राइमरी के लिए हो जाएगा। अब EMF इंड्यूस जो होता है वो क्या होता है, -d∅/dt। तो इंड्यूस जो EMF होगा प्राइमरी में उसको क्या लिखना है, -d∅/dt। फाई किसका, प्राइमरी कॉइल का। फाई का वैल्यू कितना है, NP5। अब NP5 यदि हम बात करते हैं तो NP जो है वो तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर दिया, तो क्या बचा अंदर, NP d∅/dt। तो यहाँ से आ गया प्राइमरी कॉइल में NP d∅/dt। सेम इसी तरह सिमिलरली टोटल फ्लक्स निकालेंगे सेकेंडरी कॉइल में, तो NS N∅ आएगा, यहाँ पर NP की जगह NS हो जाएगा। देखिए NS जब सेकेंडरी कॉइल में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा, तो -NS d∅/dt आ गया आपका। ठीक, अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है क्रिएट। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या किए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय कर दिए इक्वेशन 2। अब जैसे ही ऐसा करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो d∅/dt जो यहाँ दिख रहा है और जो d∅/dt यहाँ दिख रहा है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d∅/dt कैंसिल, माइनस माइनस खत्म, तो माइनस माइनस खत्म होगा तो बचेगा क्या, NP/NS। तो प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जो होगा वो NP/NS के
बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? NP अपॉन NS के। अब यहाँ याद रखने वाला क्या, देखिए ऊपर में प्राइमरी है तो नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर में भी प्राइमरी होगा, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF इतना है तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा सेकेंडरी कॉइल में वो भी इतना ही होगा। यदि आप सेकेंडरी के फॉर्म में लिखना चाहें तो ES अपॉन EP लिख सकते हैं बराबर NS अपॉन NP। अब क्वेश्चन आता है स्टेप अप में क्या होता था? स्टेप अप में वोल्टेज लो से हाई होता था। लो से क्या होता था? हाई होता था। मतलब सेकेंडरी में आपको क्या मिलेगा? वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो सेकेंडरी में यदि आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहना है तो सेकेंडरी में कॉइल का जो टर्न्स होगा उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको कोई पूछे कि सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स जो है वो ज़्यादा है तो क्या फ़ायदा होगा? तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करेगा। स्टेप डाउन में क्या होगा? तो डाउन में क्या मिलता है हमको? वोल्टेज कम मिलता है। मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज कम मिल रहा है, मतलब सेकेंडरी जो कॉइल है उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी से क्या होगा? कम होगा। मतलब प्राइमरी में ज़्यादा टर्न्स होगा और सेकेंडरी में सिर्फ कुछ टर्न्स होगा। तो ये हुआ आपका ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या एफिशिएंसी देखने को मिलता है। 100% यदि एफिशिएंट होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 100% एफिशिएंट तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि यदि 100% एफिशिएंट है तो पावर इनपुट और पावर आउटपुट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो पावर बराबर क्या होता है? VI। तो यहाँ पर VI जब करेंगे प्राइमरी कॉइल के लिए तो EP IP इतना आउटपुट था मेरा। EP क्या है? इंड्यूस्ड EMF, और IP क्या है? इंड्यूस्ड करंट इन प्राइमरी। तो ES और IS दोनों क्या होगा? यहाँ पे बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या आ गया? ES बाय EP बराबर IP बाय IS। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है, देखिए ये जो V और I है वो एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली है प्रोपोर्शनल। जो स्टार्टिंग में बताए थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में बेस्ड है, वोल्टेज बढ़ा रहा है मतलब करंट को क्या कर रहा होगा? घटा रहा होगा। और यदि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घटा, वोल्टेज यदि घट रहा होगा तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। सो इफ वी इंक्रीज करंट नहीं, सो इफ वी इंक्रीज वोल्टेज करंट डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो ध्यान रखना है जब टर्न्स के फॉर्म में लिखेंगे तो जो EMF होगा वो सेम उसी ऑर्डर में होगा, लेकिन जब करंट के फॉर्म में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा होगा। जहाँ ES होगा वहाँ IP लिखना पड़ेगा, जहाँ EP होगा वहाँ IS लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल है? तो प्रैक्टिकल तभी पॉसिबल है जब इनपुट पावर हमेशा बड़ा होगा आउटपुट पावर से। तो EP IP जो होगा वो बड़ा हो जाएगा ES IS से। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी होता है हमेशा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट पावर हो गया डिवाइडेड बाय इनपुट पावर हो गया, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा एफिशिएंसी का। तो आउटपुट पावर कितना था मेरा? सेकेंडरी में जो मिल रहा है ES IS। इनपुट कितना था? जो प्राइमरी है इनटू क्या हो गया? 100 हो गया। तो ये हुआ एफिशिएंसी। अब पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी का जो लॉस होता है वो किसके किसके कारण होता है, ये बताइए। तो आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आप लिख सकते हैं फ्लक्स लीकेज के कारण होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कॉपर लॉसेस के कारण हो सकता है। तीसरा आप लिख सकते हैं आयरन लॉसेस के कारण होता है, जो ED करंट होता है। ED करंट जो है वो टॉपिक हटा हुआ है। फ्लक्स लीकेज बात कर लेते हैं। जैसे एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर होगा, अब सोचिए सारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जो जनरेट हो रहा है सब का सब सेकेंडरी कॉइल में चल जाएगा। अभी जैसे ग्राफ के थ्रू हम लोग बताए थे कि सब चल गया, नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा लॉस होगा। इसीलिए लिखा हुआ है जनरेटेड इन प्राइमरी कॉइल इज नेवर लिंक्ड अप विथ सेकेंडरी कॉइल, होल पूरा कभी भी नहीं जाएगा। कॉपर लॉसेस, अब सोचिए वायर जो है मतलब जो कॉइल है वो किसका है? कॉपर का है। तो कॉपर का है तो वो क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने के कारण कुछ एनर्जी मेरा लॉस हुआ, तो एनर्जी लॉस हुआ तो एक तरह से लॉस ही तो हो रहा है। When current flow in primary and secondary coil heat is produced, the power loss due to Joule heating in coils will be I square R। अब कितना तक होगा? तो I square RT भी हो जाएगा, जहाँ पर R क्या है? रेजिस्टेंस, और I जो है वो क्या है? करंट है। तो इस तरह से दो लॉसेस हो गए। आपसे दो लॉसेस पूछेगा तो आसानी से लिख सकते हैं। आयरन लॉसेस का यदि बात करते हैं ED करंट, तो क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग ED करंट बोलते हैं आयरन कोर में, ठीक है, जिसके कारण कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। किसमें? ट्रांसफार्मर में। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है यदि आप लेमिनेटेड आयरन कोर यूज करते हैं तो ये पूछता मान लीजिए कि आयरन लॉस को किस तरह से कम कर सकते हैं, तो लेमिनेटेड आयरन कोर यूज कीजिए या फिर कटिंग स्लॉट वाला यूज कीजिए। यदि आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर के अंदर वाला पार्ट में कहीं पर, तो वो कटा कटा इस तरह फॉर्म में देखने को मिलता है, अलग अलग फॉर्म में इस तरह से कटा कटा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आगे और लॉसेस का यदि हम बात करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके कारण लॉस होता है, और हिस्टेरिलिसिस लॉस जो होता है उसके कारण भी लॉस देखने को मिलता है। द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल मैग्नेटाइजेज एंड डीमैग्नेटाइजेज द आयरन ओर रिपीटेडली। एक बार मैग्नेटाइज होता है, एक बार डीमैग्नेटाइज होता है, रिपीटेडली ये करते रहता है। तो ये जब कंप्लीट साइकिल इस तरह से होता है तो उस साइकिल को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिलिसिस। और हर साइकिल में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता ही है।
अब यदि पूछेगा इस लॉस को कैसे कम किया जाए, तो याद रखना है सिलिकॉन का आयरन कोर यूज करके हम इस लॉस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हटेगा, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा। अगला है हमिंग लॉस, मतलब बेसिकली जब पास होता है तो वो वाइब्रेट करता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है। सोचिए एक तरह से साउंड जो है वो एनर्जी का ही फॉर्म है, तो वो लॉस हुआ ना। ड्यू टू पासेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसेस हमिंग साउंड। ड्यू टू दिस अ फीबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हमिंग साउंड। इस तरह से लॉस होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप चैनल में बने रहिएगा, अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ, उसका भी डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर